हमारी ये सबसे ज़्यादा चर्चा उसी बात की हुई, शायद किसान आंदोलन का जो बाद में स्वरूप बदला, जो सरकार दबाव में आई, उसका एक कारण आप बने। तो ये कारण क्या था? सिर्फ आपके अपने लोग थे या आपको लग रहा था ये कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो इतिहास के पन्नों में भी देखा जाएगा? ये जो हाल चल रहा है इस समय डेमोक्रेसी का, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बंद कर दी जाती है, बाकी अगर आप तो हाल देख ही रहे हैं, सारे चैनल्स खरीद लिए जाते हैं, मीडिया का गला बंद कर दिया जाता है, तरह तरह की उनको परेशान किया जाता है। ये कभी आपने इमरजेंसी के दौर में भी इतना बुरा हाल नहीं नहीं, कभी नहीं। तानाशाही बहुत रही, बहुत दौर रहा, लेकिन ये देश धार्मिक आधार पर जिस तरह खड़ा कर दिया गया है, हिंदू बनाम मुसलमान, सबसे खतरनाक चीज खुद ही हुई। बाकी जो देश के राज्यपाल हैं वो आपसे ईर्ष्या नहीं रखते क्योंकि उनकी स्थिति केवल एक स्टैंप की हो गई है, मोहर लगाओ बस। कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं, अभी एक विवाद चला, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो भी गए थे लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए, तब बड़े हालात खराब थे, अब तो बड़ा इजी हो गया है। टोटल पुलिस प्रोटेक्शन में 5 मिनट भी नहीं मारू के झंडा फहराना तो अलग की बात है। अलग कांग्रेस गैर भाजपा का जो मोर्चा बन रहा है, इसमें केसीआर भी है, जिसमें ममता है, जिसमें नीतीश है, क्या लगता है आपको 3 कांग्रेस के अलावा अगर बनाएंगे तो कामयाब हो पाएंगे? नहीं, आप मानते हैं वो सही फैसला था? और जो कहा जा रहा था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लोग वापस विस्थापित हो जाएंगे, क्या हो पाए वो इतने समय पे? 370 का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं। एक सनसनी फैला दी थी आपने और कहा था कि 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने की आपको पेशकश की गई, वो केवल सनसनी थी या वास्तव में? नहीं, कश्मीर के हालात बिगाड़ने में जितना यहाँ के लोगों का हाथ है उतना ही दिल्ली का हाथ है। दिल्ली ने कश्मीर के लोगों के साथ हर इलेक्शन में बेईमानी की। मेरे पूरे टर्म में एक राउंड फायर नहीं करनी पड़ी लोगों को। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जिसकी बहादुरी के किस्से पूरे दुनिया में सुनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी कहती है वो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, वो युद्ध रुकवा देते हैं, उनकी पार्टी में कोई बोल नहीं सकता, और पार्टी नहीं, पार्टी के अलावा संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी नहीं बोल सकते, चाहे वो चुनाव आयोग हो या प्रदेश का कोई भी राज्यपाल हो। लेकिन आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि उसी पार्टी के अंदर के कुछ नेता जो राज्यपाल बने, उसमें एक राज्यपाल ऐसा भी था जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ा दिए और प्रधानमंत्री चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए। मैं इतना कह रहा हूँ, इतने से आप समझ गए होंगे, जिस राज्यपाल के रहते जम्मू कश्मीर में 35A हटाई गई, वो बहादुर राज्यपाल, आज पूर्व राज्यपाल मेरे साथ हैं। सतपाल मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि एज ए मीडिया पर्सन आपके जो बयान सोचते थे हम लोग, तो हम सोचते थे कि आज आपका राज्यपाल के रूप में आखिरी दिन होगा। आपको भी लगता था ऐसे बयान देने के बाद? कहते थे आपको डर नहीं लगता था, डर जेब में रखता हूँ, इस्तीफा जेब में रखता हूँ। आप एक ऐसे नेता के रूप में भी स्थापित रहे हैं जो अपनी बेबाकी के लिए, चाहे जनता दल में रहे हो, उसके बाद रहे हो, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इस दौर में क्या ये बेबाकी खत्म हो गई है? किसी की हिम्मत नहीं पड़ती? कारण क्या है? लोग कहते हैं कि अब कोई बोल नहीं सकता। कारण सबके वेस्टेड इंटरेस्ट। एक तो आदमी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बंधा हुआ है, मेरा पद है, मेरा मकान है, मेरा ये है, जो मिल जाता है उसके आगे का सोचता है। अब मुझे किसी दोस्तों ने सजेस्ट किया कि तुम नहीं बोलोगे तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाओगे। मैं कहा अभी भी वेंकैया जी रिटायर होंगे तो देख लेना, 4 दिन बाद अगर कुत्ता भी उनके लिए रास्ता छोड़ दे, लेकिन जो लड़ेगा वो सदियों तक याद किया जाएगा। तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मेरा तो चूँकि मैं जिनमें पैदा हुआ हूँ, अगर उनके लिए नहीं बोलूँगा तो लानत है मेरे ऊपर। हमारी ये सबसे ज़्यादा चर्चा उसी बात की हुई, शायद किसान आंदोलन का जो बाद में स्वरूप बदला, जो सरकार दबाव में आई, उसका एक कारण आप बने। तो ये कारण क्या था? सिर्फ आपके अपने लोग थे या आपको लग रहा था ये कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो इतिहास के पन्नों में भी देखा जाएगा? देखिए, कुतिया मरती है तो भी इनका कंडोलेंस जाता है उसके लिए, और 700 किसान इनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर मरे, इन्होंने उनके बारे में सोचा तक नहीं। कंडोलेंस तो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मुझे एक आत्मग्लानि है कि यार मैं यहाँ राजभवन में बैठा हूँ और हमारे वर्गों के लोग, मैं चरण सिंह जी के साथ काम किया, वो कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी समझौता मत करो, चाहे जो छोड़ना हो। तो मुझे लगा कि नहीं, तब मैं इनसे मिलने गया और वो पहली और आखिरी मुलाकात थी मेरी इनसे, और उसी में मैंने कहा कि साहब ये बैठे हैं, इनको आप कुछ ले दे के निपटा दो।
बोले चले जाएंगे, वो सीरियसली नहीं लिया, चले जाएंगे। तो मैं कहा ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, आप इनको जानते नहीं हो। ये बात आपने उनसे कही? जी। और मैंने कहा सिखों के गुरु थे, उसने 4 बच्चे अपने कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। कुछ ले दे के निपटा दीजिए ताकि उनकी बात रह जाए, आपकी रह जाए। उस वक्त जो एरोगेंस लेवल बहुत था, लेकिन बाद में तो माफ़ी मांग के वो किया। और उसमें भी प्रधानमंत्री एक वादा करता है, कहा कि मुकदमे वापस हो जाएंगे, एमएसपी तक को हम रिजॉल्व कर देंगे कमेटी बना के। और इनके एक कोई और चीज़ थी पंडित जी, वो एमएसपी हो जाएगी, मुकदमे वापस हो जाएंगे, सबको मांगे पूरी कर लिएंगे, जितनी घोषणा पत्र की तरफ कुछ नहीं किया उसके बाद। और अब ये समझ रहे हैं कि कुछ मैं इनको लिख के दे रहा हूँ आपसे, मैं वादा करता हूँ ये कि ये प्रधानमंत्री निवास में दोबारा नहीं आएंगे। दैट इज ड्यू टू किसान। इतना एंगर है, मैं तो घूम रहा हूँ बहुत। कल परसों में भरतपुर में था, 3 दिन बाद मैं रेवाड़ी जा रहा हूँ, सब जगह बुला रहे हैं लोग, और इतना गुस्से में है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब यहाँ चापलूसों में आप घिरे रहिए, वो गलत बात है। एक ऐसा नेता जो जमीन से उठ के आया है, जो संघ का प्रचारक रहा, काम किया, वो एक प्रधानमंत्री बनने के बाद इतना एरोगेंट क्यों हो जाता है? कारण क्या है? उधर ये लोकतंत्र की कोई कमी है, व्यक्ति की अपनी अंदरूनी कोई कमी है, कारण क्या है सरकार की? नहीं देखिए, सब तो ऐसे नहीं होते। समझे आए हुए बहुत से लोग बहुत विनम्र भी रहे, बड़े पदों पे रह के भी। लेकिन अडवाणी जी में एरोगेंस नहीं की। इनमें जो है वो ये इसलिए है, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ देखा नहीं, और ये बहुत लेट लीडर बने। अब हम तो जेपी के मूवमेंट में थे, ये कहीं भी नहीं थे उस वक्त। हम लोग इमरजेंसी में भी ये कहीं नहीं थे। ये तो एक लेट, इनका वो ना गोदरा हो, इनकी टोटल एमएसपी गोदरा और गुजरात के दंगे, इसके अलावा इन्होंने कोई करामात नहीं की। तो अब जब बिना किए मिल जाता और फिर चापलूसों की एक फौज मिल जाती है, तो आदमी में एरोगेंस आ ही जाती है। ये जो हाल चल रहा है इस समय डेमोक्रेसी का, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बंद कर दी जाती है, बाकी अगर आप तो हाल देख ही रहे हैं, सारे चैनल्स खरीद लिए जाते हैं, मीडिया का गला बंद कर दिया जाता है, तरह तरह की उनको परेशान किया जाता है। ये कभी आपने इमरजेंसी के दौर में भी इतना बुरा हाल नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। इसके अलावा इससे इनको फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। इनको कोई सलाह नहीं देता। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री लोग देख लेते तो कुछ नहीं था, नहीं देखी तो लोगों में दूसरी तरह से उसका रिएक्शन हो रहा है। अब आप देखिए कि सिद्धू मूसेवाला ने मरने से पहले एक गाना गाया था, इसमें उसने मेरे एक इंटरव्यू को कोट कर दिया था, इसको भी यूट्यूब से हटवा दिया। अच्छा, ये लेवल है। ये प्रतिबंध, आपने तो लोकतंत्र को बहुत समझा है, ये प्रतिबंध कितना लंबे चलते रहते हैं? मतलब जनता इनके विरुद्ध खड़ी होती है, जनता इन्हीं के विरुद्ध खड़ी होती है, आपको उठा के फेंक देती है, फिर डस्टबिन में होते हैं आप, फिर कोई आपको याद नहीं करता। एक सनसनी फैला दी थी आपने और कहा था कि 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने की आपको पेशकश की गई, वो केवल सनसनी थी या वास्तव में? नहीं, मुझे पेशकश नहीं की गई। वो 2 मामले थे, और शायद ये मुझसे उसी से नाराज हुए हैं, जिसमें एक में अंबानी था और एक और मामला था। उन दोनों में मुझे ये बताया गया वहाँ कश्मीर में, अब मैं उनके नाम नहीं लूँगा, जो अफसर थे उन्होंने कि साहब इनमें 150 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। दूसरे संघ के प्रचारक है, राम माधव थे। और उसका मेरे पास सबूत ये है कि जिस दिन मैंने उसको कैंसिल किया, वो अगले दिन सुबह 7 बजे बिना नहाए धोए राजभवन आए और मुझसे कहा कैंसिल कर दिया क्या? मैं कहा कहने चिट्ठी चली गई। मैं कहा चली गई, तो मैं तो उसको नहीं बदलने वाला था। तो मैंने कहा भाई मुझे तो 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, पर मैं ये करूँगा नहीं। और अंबानी का कहा, साहब अंबानी का, मगर अंबानी अल्लाह नहीं आए थे। वो केस था, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ये इंश्योरेंस, अच्छा, इंश्योरेंस का माने जैसे अपने यहाँ हेल्थ वाला कि उनको सरकारी हेल्थ की सुविधाएँ मिलेंगी, जो 8,500 रुपये जिसका कटेगा सरकारी कर्मचारी का, रिटायर्ड का 20,000, रिटायर्ड को 20,000 देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा जब हमें CGHS में एक ढेला भी नहीं देना पड़ता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता ये? और उन्होंने जो शॉर्टलिस्ट किए थे 5 या 6 अस्पताल, वो 3rd रेट अस्पताल थे, कोई बढ़िया अस्पताल भी नहीं था। मगर ये चीज़ नहीं करने का, इसको तो मैंने उसको फाइल को मंगा के वापस और कैंसिल कर दिया।
एक और था जिसमें वो क्या बोलते हैं, वो पावर का था। उसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ थी वो ये थी कि जो सरकार एक लेवल तय करती है कि इस तक हम देंगे, उससे भी 35% बढ़ा के दे रही थी सरकार। तो मुझे खुद चीफ सेक्रेटरी ने कहा साहब ये तो इरेगुलरिटी है। मैं कहा इसको मत करो, साले कैंसिल कर दिया उसको। तो मुझे लगता है कि अंबानी जिसको आप हवाई जहाज में ले जाके और वो क्या बोलते हैं रफाल का काम दिलवाते हैं, हाँ। उसका कोई सौदा कैंसिल हो जाए तो कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं गया इनके यहाँ तीसरे दिन और मैंने कहा साहब ये 2 मामले थे, ये मैंने कैंसिल कर दिए, मैं नहीं करूँगा। अगर आपकी किसी में दिलचस्पी हो तो मुझे हटा दो किसी दूसरे। नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। ये कहा प्राइम मिनिस्टर। हाँ, मैं उनको इस बात की तारीफ करूँगा कि एपरेंटली उन्होंने मुझे कहा कि नहीं देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। उसके बाद प्रेशर कभी अंबानी के लोगों ने आपसे मिलने की कोशिश करी, संघ के लोगों ने आपसे कहा? आउट ऑफ रीच का था। अच्छा, वो इनको नहीं मिलता था, ना मैं मिलता था। मेरे यहाँ दरवाज़ा खुला था राजभवन का, कोई भी किसी भी वक्त बिना टाइम लिए भी आता था, मिलता था। और उस क्राउड का कोई मेरे यहाँ एंट्री नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैंने किया है तो मेरा जो होगा मुझे अंदाज़ा था उसका, इसलिए मैंने बहुत सावधानी रखी। मतलब जो ये लाइन है कि देश अंबानी चलाते, उस लाइन से आपको भी लगता था कि देखिए साहब, इस देश को कोई बड़े बड़े राजे महाराजा राज मुगलिया एम्पायर चली गई, इनकी तो कोई औकात नहीं है। तो टाइम थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और फिर पैसे वाले की तो कोई ताकत नहीं होती, उसे तो मामूली आदमी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सतपाल जी, तानाशाही बहुत रही, बहुत दौर रहा, लेकिन ये देश धार्मिक आधार पर जिस तरह खड़ा कर दिया गया है, हिंदू बनाम मुसलमान। सबसे खतरनाक चीज़ वही थी, जिस तरह से इस देश में विभाजन किया है, हर चीज़ को आप हिंदू मुस्लिम कर देते हो, हर मौके को आप हिंदू मुस्लिम कर देते हो, तो इससे तो आप समाज को कमज़ोर कर रहे हैं। आपको अभी सीबीआई ने भी बुलाया था पूछताछ? सीबीआई ने जिस दिन में रिटायर, अभी जो मेरे साथ के टर्म के लोग हैं उनमें कोई रिटायर नहीं हुआ पंडित। मुझे बिल्कुल 2 घंटे का भी टाइम नहीं था। जब मैं बुलंदशहर में बोल रहा था, मेरी मीटिंग थी 4 तारीख को, 3 तक का मेरा टर्म था, तो 3 की शाम को मेरा वो भेज दिया मेरे यहाँ जो चार्ज लेने वाला था। तो मैं तो बुलंदशहर में था, वहाँ प्रचार भी किया इन भाई लोगों ने कि तब गवर्नर नहीं रहेंगे, तो लोगों ने कहा कि नहीं रहेंगे तो हम ज़्यादा आएंगे। तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई, मेरे फ़ोन में भी है। तो जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म करके मेरे रिश्तेदार थे वहीं लखावटी में, उनके चाय पीने गया तो वहीं मुझे फ़ोन आया जम्मू से कि सर हम आपको ऑफिस में तो बुला नहीं सकते, आप हमारा वो है गेस्ट हाउस इसमें अकबर रोड पे, वहाँ पर आ जाइए, कुछ आपसे बात करनी है। ठीक है। तो मैं गया तो इनका वो जॉइंट डायरेक्टर था, एक एसपी लेवल का था, दो IPS थे। तो मैं कहा बताओ भाई, कहने के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ इसकी बैकग्राउंड जानना चाहते हैं जो आपने बात बोली थी। तो मैंने बता दिया, मैं कहा हाँ ऐसे ऐसे था, चर्चा थी सेक्रेटरीज में भी, सब जगह। मुझे डायरेक्टली ज़रूर किसी ने ऑफर नहीं किया, लेकिन आई वॉज स्मेलिंग इट, तो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने कहा कि अगर तुम जांच ही कर रहे हो तो लिखो, इसमें 4 लोग जो इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व हैं वो चारों प्रधानमंत्री के लोग थे। अंबानी था, ये राम माधव था, और मैं जब भी इनसे मिलने जाता था तो मुझे कहते थे हसीब द्राबी से मिले कि नहीं मिले आप। मैं उससे जानता नहीं था, मुझे पता था कि व्हीलर डीलर है वो, और उसने जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन रहा है, मिनिस्टर रहा है महबूबा गवर्नमेंट में। तो एक दिन उसका फ़ोन आया तो मैंने बुला लिया, चाय मंगवाई, बताइए तो वो दलाली का केस लिए हुए थे। मैंने कहा द्राबी साहब मेरे यहाँ नहीं होता है, आप बहुत पावरफुल हैं, प्रधानमंत्री आपके बारे में बड़े चिंतित रहते हैं, आप उनसे कोई दूसरा आ जाए, कोई मेरे तो 2 ट्रांसफ़र हो चुके हैं, हो जाए कोई और कर देगा, मैं नहीं करूँगा। फिर मैंने इन्हें जाके बताया कि वो आए थे मिलने, क्या हुआ, मतलब वो दलाली का काम ले रहा था पावर सेक्टर का। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा। तो चुप हो गए। तो मैं कहा अगर आपको जांच करनी तो इन चारों की करो, और मुझे आप तब फ़ोन करना जब इनकी जांच कर लो। तो मुझे अभी तक तो कोई खबर नहीं। बाकी जो देश के राज्यपाल हैं वो आपसे ईर्ष्या नहीं रखते, क्योंकि उनकी स्थिति केवल एक स्टैंप की हो गई है, मोहर लगाओ बस। राजभवन की
नेपाल की बड़ी सुविधाएं होती हैं, कोई इसे छोड़ना नहीं चाहता है। फिर उसके आगे की संभावनाओं में लोग लपेटे रखते हैं, अब ये हो जाओगे, इससे आगे ये हो जाओगे। अच्छा, आपने इस बात के लिए कभी शुक्रिया नहीं किया कि आप अकेले ऐसे नेता थे जो लगातार मोदी पर हमला कर रहे थे, तब भी आप कई महीने तक कंटिन्यू गवर्नर बने रहे, हटा क्यों नहीं पाए वो आपके? इसकी मेहरबानी है, इसने उसको इतना चला दिया मेरे लिए कि किसानों के, मैं अभी परसों कोडल एक गांव है जहाँ की महारानी भरतपुर थी, इसके नाम पे एक गर्ल्स कॉलेज है जिसकी स्ट्रेंथ है 7,000। तो उन्होंने मुझे रास्ते में रोक लिया था लंच के लिए। तो उसके चेयरमैन है हर्ष कुमार सिंह, वो मिनिस्टर हैं बंसीलाल सरकार में, 2 बार MLA रहे। तो पंडित जी उन्होंने कहा कि भाई 370 और ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन जिस दिन आप किसानों पर बोले हो उस दिन आप घर घर में चले गए। तो उनको ये भी था कि इसका रिएक्शन होगा, वो तो अब भी होगा, ऐसा नहीं। ये जितना मुझे छेड़ेंगे या दुखी करेंगे कि मकान ना दें, सिक्योरिटी ना दें, तो किसानों में बात फैलती है, वो तो रिएक्ट करते हैं अपने आदमी के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक जाट नेता के रूप में स्थापित होना चाहते थे, इसीलिए आपने इतना ज्यादा हमला किया। जाट नेता तो मैं जब पैदा हुआ तो तभी से स्थापित था, मैं चरण सिंह जी का नंबर 2 रहा हूँ। वो कोई कारण नहीं था, मेरा कारण बिल्कुल जेन्युइन था कि इनके साथ जाती है। कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं, अभी एक विवाद चला, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो भी गए थे लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए, तब बड़े हालात खराब थे, अब तो बड़ा इजी हो गया है। तो किसी ने फोटो देखा था जब ये गए थे, मुरली मनोहर जी और ये टोटल पुलिस प्रोटेक्शन में 5 मिनट भी नहीं मारू के झंडा फहराना तो अलग की बात है। और ये जो गया है लड़का, मैं तो इसकी पार्टी में नहीं हूँ, ये राहुल गांधी, जिस तरह का क्राउड कश्मीर में निकला ऐसा मैंने देखा नहीं कभी। और बर्फ पड़ती हुई में भाषण किया उसने। कांग्रेस की तरफ से कभी आपसे बातचीत की गई? नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं वर्थवाइल आदमी से। पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं अपनी आज़ादी बरकरार रखूँगा और न चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जो लाइक माइंडेड लोग होंगे उनके लिए काम करूँगा। एक अकेले तो किसी बहुत ज़्यादा ताकत इकट्ठी नहीं करी जा सकती, आपके जैसा विचार जब किसी के साथ जुड़ता है तो ताकत बनती है। नहीं, इसमें मैं अब जैसे आज मुझे चटनी मिलने आ रहे हैं, मिलने सब आते हैं, तो मैं उन सबों को कह रहा हूँ कि देखो तुम्हारी एकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं मेरे अलावा। एक ही रास्ता है कि तुम एक के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ाओ, जो VP सिंह ने किया था, 1 वर्सेस 1। बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले तुम देख लो भाई किसका असर है, वहाँ उसको टिकट दे दो, तुम 100% ही कामयाब हो जाओ। और वो बात उनमें अब समझदारी आ रही है। ये जो एक अलग कांग्रेस गैर भाजपा का जो मोर्चा बन रहा है, इसमें KCR भी हैं, जिसमें ममता है, जिसमें नीतीश है, क्या लगता है आपको 3 कांग्रेस के अलावा अगर बनाएंगे तो कामयाब हो पाएंगे? नहीं, कोई मोर्चा ना बनेगा, ना कामयाब होंगे। इनका एक ही रास्ता है, ये सब अपना अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस सिलेक्ट करके उसके दूसरे के लिए छोड़। आखिर में कश्मीर की बात करता हूँ, आप रहे वहाँ पे, आपके साइन से आपके अनुमोदन के बाद वहाँ पे हालात ठीक हुए और आपने देखा वो कश्मीर का 35 हफ्तों के बाद, आप मानते हैं वो सही फैसला था? और जो कहा जा रहा था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लोग वापस विस्थापित हो जाएंगे, क्या हो पाए वो इतने समय से? 370 का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं। आतंकवाद वहाँ दूसरी वजहों से है। आतंकवाद तो अब इतना हो गया कि जाकर श्रीनगर में CRP के लोगों को, पुलिस के लोगों को मार रहे हैं। मेरे ज़माने में तो गुस्सा भी नहीं था टेररिस्ट मार। बेसिकली कश्मीर का हल फौज से नहीं, बेसिकली कश्मीर का हल वहाँ के लोगों की गुडविल जीत के, एक वहाँ ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे के और तरक्की करके तब हल होगा, और हो जाएगा आसानी से। क्योंकि मैंने इसको देखा है, जिस दिन 370 हट रही थी अगले दिन तो मुझे सुबह चिट्ठी भेजनी थी होम मिनिस्टर को, क्योंकि असेंबली होती तो वो भेजती, असेंबली थी नहीं तो मेरे पास पावर्स थी। मैंने वो होम मिनिस्टर की चिट्ठी लिखी जो राज्यसभा में प्लेस की गई, जिसके बेसिस पे वो हटा। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर वहाँ गुडविल हमारी ना होती तो महबूबा कहती थी खून की नदियाँ बह जाएंगी, फारूक कहते थे मोदी कुछ नहीं कर सकते हैं, झंडा नहीं लहराया जाएगा, फलाना हो जाएगा। इन तीनों को गिरफ्तार किया, चिड़िया भी नहीं हुई और 370 हट गई। इसके नाम पे कश्मीर की सड़क पे कोई एक आदमी नहीं निकला जब तक मैं वहाँ। तब भरोसा क्यों कर बैठे? इसकी वजह थी, मैं जाती एक प्रेस थी और उस प्रेस में मैंने कहा कि कश्मीर के हालात बिगाड़ने में जितना
यहाँ के लोगों का हाथ है उतना ही दिल्ली का हाथ है। दिल्ली ने कश्मीर के लोगों के साथ हर इलेक्शन में बेईमानी करी। जिसको उन्होंने, अब ये आपका था जो सलाउद्दीन है वहाँ पे, हाँ। वो जीत रहा काउंटिंग, बाथरूम करने चला गया, वापस आया तो कहा तुम हार गए। ऐसे ये मलिक, यासीन मलिक, ये सारे लोग इलेक्शन लड़ रहे थे इस साल, इनको सबको काउंटिंग में इसमें उसमें हरा के एक तरफ किया। तो वहाँ जो, और एक साल तो जब बख्शी बने थे तो एक साल तो किसी का पर्चा ही नहीं छोड़ा, खारिज कर दिए थे। तो वहाँ लोकतंत्र कभी रहा ही नहीं। तो उससे लोगों ने तंग आके बंदूक उठाई। अगर आप लोगों को ताकत वापस दे दोगे तो ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। बहुत सही बात की। तो जब मैंने ये इंटरव्यू दिया उसके बाद उसने जो जिलानी थे हुर्रियत के, हाँ। उन्होंने कहा भाई गवर्नर साहब ने 50% सच बोल दिया है। तो मैंने कहा साहब 50% आप सच बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुजफ्फर बेग साहब जो इनके नंबर 2 थे अपने मुफ्ती साहब के, वो उनसे मिलने गए थे। इसके बाद मेरे यहाँ आए थे राजवंश चाय के लिए, बहुत अच्छे आदमी है वो, कश्मीर में ही द फाइनेस्ट जेंटलमैन। तो मैंने कहा क्या बात हुई? कहने यार वो ये कह रहे थे कि इस गवर्नर की तो बड़ा कमाल का गवर्नर है, इससे तो सॉर्ट आउट हो सकती है चीज़ें। तो मैंने पूछा कि कैसे? कहने ये कह रहा था जब बात करता है तो दिल निकाल के हथेली पर रख लेता है, कोई तिकड़म की बात ही नहीं करता। तो इससे तो हमारा डील हो सकती है। तो गुडविल आप बना के रखोगे तो सब ठीक है। मेरे पूरे टर्म में एक राउंड फायर नहीं करनी पड़ी लोगों से कहीं। पूरे कितने महीने रहते हैं? मैं रहा 14 महीने। 14 एक राउंड फायर था। टेररिस्टों का पुलिस का रहता है वो अलग है, लेकिन कहीं कॉमनर्स पे फायर नहीं करना। ये वही बातें मुझे लगता है सतपाल जी, जो लोकतंत्र को समझता है वो ऐसी बातें करता है। मैंने अपना फ़ोन नंबर सबको दे रखा, सीधे बात करता। हाँ, अपना फ़ोन खुद उठाता। रात के 2:30 बजे भी फ़ोन आता था, मैं उठाता। 2 घटनाएं और मैं बता रहा हूँ, तो मत चाहे यूज़ ना करें। अब एक लड़के का मुझे व्हाट्सअप आया, उन्होंने कहा साहब मैं और मेरी बहन हम दोनों बोर्ड का इम्तहान दे रहे हैं और हम दोनों फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो टपरी है वो बिजली की लाइन से 1.5 किलोमीटर दूर है और हमारे रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं। मैंने उसके यहाँ अगले दिन एक जापानी वो जन सेट और 6 बल्ब भिजवा दिए। तो उसने सारे कश्मीर में वायरल कर दिया कि मेरी एक व्हाट्सअप पे ये एक्शन हो गया। तो मैंने उससे कहा बेटे यही नहीं हुआ, मैं 15 दिन में तुम्हें लाइन खिंचवा के दूँगा। मैंने बिजली वालों को कहा कि उसके घर तक लाइन ले जाओ। तो आप हैरत करेंगे कि जिस दिन उसके यहाँ ट्रांसफार्मर गया है तो 3-4 गाँव के लोग ढोल बजाते हुए गाने गाते हुए ट्रांसफार्मर का ऐसा स्वागत कर रहे थे जैसे कोई उनका आदमी चीफ मिनिस्टर होके आ गया। तो उसका एक फ़ायदा होता है। बिल्कुल ठीक बात है, लोगों का भरोसा होता है। शुक्रिया सतपाल जी, आपने इतनी सारी बात बताई। तो ये थे सतपाल मलिक, और आप देख रहे थे कि लोकतंत्र में अगर कोई नेता अपनी ईमानदारी से, अपनी बेबाकी से काम करता है तो जनता भी उसको सर माथे बिठाती है। मुझे यकीन है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।